शकील भाई, आप तकरीबन पिछले 24 सालों से एजुकेशन की फ़ील्ड में हैं, तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं किसी भी इदारे को इनिशिएट करने में? रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा आसान है, सिर्फ जज्बा चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जिसके अंदर डिलीवर करने का जज्बा है, उसके पास कुछ भी ना हो, उसके पास फाइनेंस भी ना हो, सिर्फ जज्बा हो, तो ये इदारा खड़ा करना कोई मुश्किल नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से सीधे से जो असूल व ज़वाबित दिए गए हैं उन पे अमल करें और अपना इदारा स्टैंड कर लें। क्या बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई होती हैं कि हमें अंडर द टेबल भी काम करवाने पड़ते हैं? नो सर, नो, मैं इख्तलाफ करूँगा इससे। बोर्ड कभी किसी को तंग नहीं करता है। जब उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो फैकल्टी पूरी होनी चाहिए, लैंड जितनी चाहिए उतनी पूरी होनी चाहिए, बिल्डिंग उसकी पूरी होनी चाहिए, ग्राउंड्स पूरे होने चाहिए, तो बोर्ड को तो कोई है ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि किसी भी तालीमी इदारे को बनाने से पहले किस किस्म की सर्वे करना चाहिए, किस किस्म की रिसर्च करनी चाहिए, और उसके साथ साथ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमारी फ़ैकल्टी किस तरह की होनी चाहिए, हमारे स्टैंडर्ड्स किस तरह के होने चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह की तब्दीलियाँ होना या किस तरह की बुनियादी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। आइए इन तमाम तर सवालात के जवाब लेते हैं मोहतरम शकील गुजर साहब से, जो तकरीबन पिछले 24 सालों से एजुकेशन की फ़ील्ड में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। शकील भाई, आप तकरीबन पिछले 24 सालों से एजुकेशन की फ़ील्ड में हैं, आपने कई इदारे बनाए हैं, आपने कई इदारों का उरूज व ज़वाल देखा है, तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं किसी भी इदारे को इनिशिएट करने में, उसकी इब्तिदा रखने में, और कौन सी ऐसी रिसर्च हैं, कौन सी ऐसी सर्वे हैं, कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमें लाजमी तौर पे पूरा करना चाहिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखने से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दिया, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को ज़्यादा आपके सामने वादे कर सकूँ। ऐसी कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा आसान है, सिर्फ जज्बा चाहिए। जज्बा जो है ना, वो भी वही इदारे बनाता है, वही इदारों को चलाता है, और उसी के सर पे ही सारा काम चल रहा होता है। अगर इंसान के अंदर जज्बा है, कुछ लोग जज्बा रखते हैं डिलीवर करने का, कुछ लोग जज्बा रखते हैं सिर्फ अपने अंदर गेन करने का। तो मैं कहता हूँ कि जिसके अंदर डिलीवर करने का जज्बा है, उसके पास कुछ भी ना हो, उसके पास फाइनेंस भी ना हो, उसके पास कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ ना हो, सिर्फ जज्बा हो, तो ये इदारा खड़ा करना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, हम लोग, मेरा एक्सपीरियंस जो है कॉलेजेस का है, तो कॉलेजेस बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से सीधे से जो असूल व ज़वाबित दिए गए हैं उन पे अमल करें और अपना इदारा स्टैंड कर लें, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं उसको ओबे करें, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करें, तो इदारा बन जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरा नहीं करते और चाहते हैं कि हमारा इदारा बन जाए। तो ऐसा नहीं होता। जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको पूरा करना चाहिए, पूरा करेंगे तो इदारा बनेगा। अगर वो पूरा करेंगे तो उसके साथ अर्निंग भी फ्री आएगी। लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें और मेरा इदारा बड़ा बूम पकड़ जाए और करना मुझे कुछ ना पड़े और मैं बहुत अच्छा इदारा खड़ा कर लूँ, तो ये नहीं है। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ना, वो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैंने जैसे आपसे कहा कि गवर्नमेंट के जो असूल दिए गए हैं उस पर हम अमल करें और इदारा खड़ा हो जाए। सर, गवर्नमेंट के असूल की अगर हम बात करें और जो मौजूदा हमारे तालीमी इदारे बनते हैं, अगर हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उनका निज़ाम देखें, उनकी फ़ैकल्टी देखें, उनके स्टैंडर्ड्स देखें और उनकी तादाद देखें, बच्चों की बिल्डिंग को देखें, तो वो तो सिर्फ पूरे नहीं हो रहे होते। वो नहीं पूरे हो रहे थे। यही वजह है कि हम लोग उस तरह से वो प्रोडक्ट भी अब नहीं दे पा रहे हैं
अपनी सोसाइटी को हम लोग उसी तरह से, जिस तरह से हम अपने बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे तो हम कैसे उसको सोसाइटी को अच्छा स्टूडेंट्स जो अच्छे लोग कैसे दे सकेंगे। गवर्नमेंट ने, जैसे अगर मैं बात करूं स्कूल्स की, तो स्कूल्स के लिए भी एक कम अज़ कम एक उसके दिया है कि इतनी ज़मीन होनी चाहिए, वो 4 कनाल ज़मीन होनी चाहिए जिसके ऊपर उसका इदारा खड़ा हो, उसके ग्राउंड्स होने चाहिए, उसकी लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसकी एक्स्ट्रा और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना उसमें होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, इदारे बनते हैं लेकिन वो फैसिलिटीज़ नहीं देते। इसी तरह कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के लिए भी गवर्नमेंट ने हमारा एक बाकायदा गवर्नमेंट के असूल्स हैं, गवर्नमेंट के ने एक डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के हवाले से एक पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बना रखा है जो इन चीज़ों को एग्ज़ामिन करता है। उसकी अपनी टीम्स हैं जो उसको एग्ज़ामिन करती हैं। तो हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें तो हम ये अच्छा दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दें। हमारे यहाँ ग्राउंड्स नहीं देते, बच्चा ग्राउंड में नहीं जाता है, लाइब्रेरी नहीं होती, लाइब्रेरी नहीं देते। इसी वजह से हमारे यहाँ क्या है कि पढ़ने के लिए बुक्स नहीं हैं, तो हम बेरा रवि पे चलते हैं, स्टूडेंट्स आउट हो जाते हैं। अगर उनकी मसरूफियत उस इदारे के अंदर हो तो वो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट्स अच्छे देंगे, उनका नॉलेज अपडेट होगा। और वहाँ क्या होता है कि ख़ास तौर पे मैं प्राइवेट सेक्टर के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम अज़ कम कुछ और हो ना हो, क्लासरूम बेशक 3 बना लें, एक लाइब्रेरी ज़रूर अच्छी सी बना लें। आपके इदारे को बेहतर करने के लिए, आपकी रेपो को बेहतर करने के लिए लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। रेपो आपकी सोसाइटी में अच्छी होगी तो आपके एडमिशन्स अच्छे होंगे, और एडमिशन्स अच्छे होंगे तो आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी। सिर्फ हम अर्निंग पे ना जाएं, हमने वहाँ से लर्न भी करना है। तो लोग करते हैं कमर्शियल काम, मैं कहता हूँ उसको प्रोफेशनली काम करें, कमर्शियल पे कम जाएं, प्रोफेशन पे अपने पे ज़्यादा जाएं। हमारा प्रोफेशन जो है ना वो डिलीवर करने का प्रोफेशन है, तो हम उसको कमर्शियल पे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो ना वो अच्छी प्रोडक्ट हमारी सोसाइटी में नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक। सर अगर हम आगे बढ़ें तो एक बड़ा मरहला जो होता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए वो होता है कि बोर्ड के साथ जो रवाबित हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये है कि बोर्ड के साथ रवाबित कैसे अच्छे हों, ताल्लुकात किस तरह अच्छे करें, और क्या बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई होती हैं कि हमें अंडर द टेबल भी काम करवाने पड़ते हैं? नो सर, नो, मैं इख्तलाफ करूँगा इससे। बोर्ड के साथ रवाबत नहीं सर, बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको पूरा, जो असूली को बोर्ड कभी किसी को तंग नहीं करता है। मुझे 25 साल हो गए हैं इस एजुकेशन सिस्टम में, मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हम जब उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो फैकल्टी पूरी होनी चाहिए, लैंड जितनी चाहिए उतनी पूरी होनी चाहिए, बिल्डिंग उसकी पूरी होनी चाहिए, ग्राउंड्स पूरे होने चाहिए, तो बोर्ड को तो कोई है ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है। वो तो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। जितना हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करता है शायद ही कोई और करता होगा। मेरा ख्याल है कि अगर हम पाकिस्तान से बाहर जाएं तो इस तरह से नहीं फैसिलिटेट कोई करता। ये पाकिस्तान में हमारे बड़ा अच्छा फैसिलिटेट कर रहे हैं, और वो ख़ुद उसको एक डिसिप्लिन दिया हुआ है, बोर्ड ने भी एक डिसिप्लिन दिया हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी, तो वो उस डिसिप्लिन को ओबे करें। अंडर दी हैंड कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। वो तो बड़े नफीस लोग होते हैं, वो तो खुद चाह रहे होते हैं कि ये लोग काम करें और हमारी टीम का हिस्सा बने, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो शायद उतना उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे लोग उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा आ गया, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो पब्लिक सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे गुंजाइश उतनी नहीं है, इस वजह से प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस जो है, इदारे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो कमी हम लोगों में है, जो कि हम लोग उन चीज़ों को पूरा नहीं करते हैं। वहाँ पे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ कमी होती है कि हम लोग वो करना नहीं चाहते, लेकिन रिजल्ट्स अपनी मर्ज़ी का लेना चाह रहे हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो आपका ताल्लुक स्पोर्ट्स के साथ रहा, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ में, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर हमारे नाज़रीन को बता दें तो फिर मैं स्पोर्ट्स की तरफ भी एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। स्पोर्ट्स मैं मेरी हर इदारे अपने जो हमारे, मैं एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से बिलोंग करता हूँ। एपेक्स के मेरे जितने भी हमारे इदारे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, जितने भी कैंपसेस हमने ओपन किए हैं, हर कैंपस में हमने स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है
वो हमने देने की कोशिश की है। नहीं, वो तो इदारे का हो गया ना, आपका अपना जाती तजुर्बा। मेरा अपना, मैं इसीलिए दिया ना जी जी कि वो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि स्पोर्ट्स को पे तवज्जो नहीं देते। स्पोर्ट्स जब जो है वो, मैं पहले इसको क्लियर कर लूँ, फिर मैं जरूर आप कंटिन्यू करें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज़रूरी हैं कि जितनी इंसान के लिए सांस का लेना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बच्चे को किसी भी ऐसी पॉजिटिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखेंगे तो वो एक हेल्दी कंपटीशन में आएगा। हम क्या करते हैं, आजकल के बच्चों को गैजेट्स पे हम खिला रहे हैं, गैजेट्स नहीं, ग्राउंड में लें। आप उसको ग्राउंड में लेके आएंगे तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी सेहत अच्छी होगी तो अच्छा दिमाग होगा। सेहतमंद दिमाग जो है ना वो अच्छे जिस्म में होता है। तो जब सेहतमंद दिमाग जब सोचेगा तो वो सेहतमंद चीज़ें ही सोचेगा और सेहतमंद काम करने की कोशिश करेगा। तो इसी साथ साथ ही जब मुझे भी स्कूल से ही ये चीज़ें मिली, हमारे जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर थे उन्होंने हमें, जब हम 6th क्लास 7th 8th में थे, तो तब जो भी सामने इवेंट आया उन्होंने करवा दिया। उस वक्त इतनी सेंस नहीं थी, लेकिन आहिस्ता उन्होंने हमें हमारी दिलचस्पी के साथ साथ अब उस ट्रैक पे लेके आए कि इसके इंटरेस्ट इस गेम में तो इसको उधर ले जाएं, उसका इंटरेस्ट इस गेम में उसको उधर ले जाएं। तो हमें उन्होंने उनकी दिलचस्पी उन्होंने डाली। और हम लोग जो, मैं अब जब स्टूडेंट था 6, 7, 8 स्कूल में, तो उन्होंने हमें फुटबॉल में भी खिलवाया, उन्होंने हमें वॉलीबॉल भी खिलवाया, क्रिकेट भी खिलवाया। लेकिन क्या है कि जब मैट्रिक तक पहुँचे तो हम कबड्डी में पहुँच गए, तो ज़रा इंटरेस्ट कबड्डी में भी था और कबड्डी के साथ साथ स्कूल लेवल पे उसको खेला, फुटबॉल भी खेला। अब ये देखें कि दोनों की चीज़ें, उसमें भी रनिंग है, उसमें भी रनिंग है, कबड्डी में भी थोड़ा ज़ोर भी है और रनिंग भी है, फुर्तीली भी है, फुटबॉल में भी वही चीज़ें हैं। तो वो दोनों को आहिस्ता वो करते गए। जब कॉलेज में गए तो कॉलेज में जाके हम लोग, मैंने सब्जेक्ट रखा वहाँ पे, इलेक्टिव सब्जेक्ट था फिज़िकल एजुकेशन। तो फिज़िकल एजुकेशन के जो लोग हैं वो ज़्यादा स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डालना शुरू किया। और जब मैं यहाँ वादत रोड पे साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस, वहाँ मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तो वहाँ मेरे सामने एक रोल मॉडल थे, पाकिस्तान रोइंग के थे, रोइंग करते थे वो, तो वो ही हमारे सीनियर थे वहाँ कॉलेज में। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। वो राना मुजाहिद हमीद, तो वो मॉडल थे हमारे कॉलेज के। तो राना मुजाहिद हमीद साहब को देखते हुए हम सब लोगों ने, स्टूडेंट्स ने उनको देखा कि इतना बड़ा नाम बन गया है, अभी कॉलेज लेवल पे इतना बड़ा नाम है। वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, उन्होंने एशियंस गेम में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपना सैफ गेम्स में पार्टिसिपेट किया, यानी हर तरफ मेडल जो है राना मुजाहिद हमीद साहब के थे। तो उनको हमने देखा, उनसे इंस्पायर हुए और फिर रोइंग में गए। रोइंग में जो भी प्ले कर सके कॉलेज की तरफ से हमने खेला और उसके बाद फिर इंटरेस्ट उसमें रहा, तो मैंने मास्टर्स फ़िज़िकल एजुकेशन की तरफ गए कि फ़िज़िकल एजुकेशन वहाँ भी पढ़ा और मास्टर्स भी फ़िज़िकल एजुकेशन में किया। तो वहाँ जाके और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ी। वहाँ से फ़िज़िकल एजुकेशन की बाकायदा जो मास्टर्स किया, वहाँ पे हर एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी। आज हमारा फ़िज़िकल एजुकेशन कॉलेज एक जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी, उसमें बर्रे सगीर का सिर्फ एक कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन, फ़िरोज़पुर रोड। तो जहाँ बहुत से मखसूस लोग जो कि उस कैटेगरी में आते थे, उनका एक एफिशिएंसी टेस्ट होता था, फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट होता था, वो करने के बाद वहाँ पे एडमिशन होता था। तो पूरे पंजाब में से 40 सीटें होती थी जो वहाँ पे, और वो लोग होते थे जो मेरिट पे आते थे। तो वो वहाँ पे एडमिशन हुआ, वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा, उसके बाद डिलीवर करने की कोशिश की। आज जो है वो फ़िज़िकल एजुकेशन कॉलेज जो है हमारा, हम बड़ा याद करते हैं, उसको ख़त्म कर दिया गया और फ़िज़िकल एजुकेशन मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ़ लोगों पर जगह पे खोल दिया, जिसका वो फ़ायदा नहीं वहाँ, क्योंकि प्रैक्टिकल भी हुआ करता था और थ्योरेटिकल भी होते थे। अब सिर्फ थ्योरी रह गई है, प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया। और जो स्पोर्ट्स है, जब तक के कोई फिज़िकली प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिकली करके नहीं आता, तो उस वक्त तक वो उसमें डिलीवर नहीं करता। जितनी स्कूल्स हैं वहाँ पे जो क्वालिफाइड
टीचर्स, फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स, PET जो हैं वो वहीं से निकल के आते थे और वो स्कूलों में आके वो सर्विसेज देते थे। स्कूल से ही प्लेयर बनता है, स्कूल से इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है, और स्कूल से जब वो इंटरेस्ट डेवलप करते थे तो बच्चे जो है वो आगे जाके भी निकलते। आप देखें आज थ्योरी वाले लोग हैं, प्रैक्टिकल वाले लोग नहीं हैं। इसी वजह से आप देखें सामने कोई ऐसा टैलेंट सामने नहीं आ रहा स्पोर्ट्स का, क्योंकि स्कूलों में नहीं है, स्कूलों में नहीं है तो कॉलेजेस में नहीं है। तो इस वजह से जो है ना स्पोर्ट्स उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। सर कोरोना के दिन चल रहे हैं और इंस्टीट्यूट बंद हैं, आपको पता है, आपका अपना भी इंस्टीट्यूट बंद है, तो आप बड़े लेकिन होपफुल हैं। जब ऑफ द कैमरा मेरी आपसे बात हुई, क्या पैगाम देंगे बाकी लोगों को? देखिए जी, कोरोना आ गया है, अल्लाह ताला की तरफ से ये थोड़ा सा हमारे लिए है, इम्तहान है, अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाब करे। इदारे बंद होते हैं, अभी ब्रेक है, बंद तो नहीं है, ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद अच्छा होगा। हमें होपफुल रहना चाहिए। अल्लाह ताला, अल्लाह की तरफ से जो चीज़ आती है वो हमारे लिए रहमत है, जहमत नहीं है। शायद इसी में कोई हमारी बेहतरी हो। इस कोरोना में हमने बड़ी स्पीड के साथ जा रहे थे, हमने शायद इधर उधर देखते नहीं थे, दौड़ें लगी हुई थी, ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद हम फिर चले हैं। और ब्रेक में मैंने तो बड़ा कुछ सीखा। इस ब्रेक में मैंने तो अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश की। मैं अपने बेसिक से थोड़ा हट चुका था। मैंने इन्हीं दिनों में, कोरोना के दिनों में, मैंने अपनी जो हमारी मज़हबी चीज़ें थी, मैं बीइंग अ मुस्लिम, मैंने अपने कुरान पाक को तरतीब दिया, अपनी तिलावत को बेहतर किया, मैंने पढ़ा, मैंने तर्जमे के साथ पढ़ा, मैंने अपनी नमाज़ों को रूटीन में किया, जो कि मैं नमाज़ें मिस करता था। इन दिनों में मैंने रूटीन के साथ नमाज़ें पढ़ी, और अपनी जो कमियां रह गई थी दौरान तिलावत, जो तलफ़्फ़ुज़ मेरे ठीक नहीं होते थे, मैंने उसको मार्क किया। फिर मैंने अपने जो कारी साहब थे उनसे जाके वेरीफाई किया कि सर मुझे इसका तलफ़्फ़ुज़ ज़रा बेहतर करवा दें, उन्होंने करवाया। तो अगर बंदा इंसान किसी भी मौके पे बंदे को चांस मिलना चाहिए, अपनी इस्लाह कर सकता है तो किसी भी जगह पे कर सकता है। मुश्किल टाइम में घबराना नहीं है, मुश्किल टाइम में अपने आप को इन्वॉल्व करना है और रिलैक्स रहना है। और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करने वाला, वो मुश्किलें पैदा करने वाला नहीं है। वो अल्लाह पाक, अल्लाह ताला जो है इंसान के साथ बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, तमाम मखलूक़ात से अशरफ किया है। तो इसमें भी कोई बेहतरी ही है, हमें इससे परेशान नहीं होना है, अल्लाह की ज़ात के सामने झुकना है और अल्लाह ताला हमें नवाजता है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन ने इस गुफ्तगू से ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।